नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है इंडियन स्पूकी नाइट्स हॉरर यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है ध्रुव कादयान। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज हम आपको 3 भूतिया घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही डरावनी होने वाली है और साथ ही साथ थोड़ी बड़ी भी है, जिसे अगर आप पूरा सुनेंगे तो आपको डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, पिछली वीडियो पर आपने बहुत प्यार दिखाया, ऐसा ही प्यार मुझे हर वीडियो पे चाहिए। पिछली वीडियो मेरे दोस्त ने सुनाई थी, तो चलिए दोबारा उसी की आवाज में सुनते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह कहानी झारखंड प्रांत की राजधानी रांची के पास बसे एक पहाड़ी गांव बरडीहा से ताल्लुक रखती है। वह सुनसान पगडंडी वाला सकरा पहाड़ी रास्ता था, जिसके दोनों तरफ कंटीली झाड़ियां फैली हुई थीं। अर्धरात्रि का समय गीदड़ों की आवाजें चलने वाले उन 3 सायों को शायद सचेत कर रही थीं कि अब पिशाच पूजा का समय हो चुका है। उन 3 सायों में एक साये के हाथों में एक अभिमंत्रित मटकी थी जो ऊपर से बंद थी। उसे सावधानी से संभाले वह चल रहा था। साया काले लिबास में था। उसकी गर्दन में शिशु कपाल मुंड की माला झूल रही थी। वह उन 2 साइयों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी वहां एक दाढ़ी मूंछ से ढके चेहरे वाला कोई पागल बड़बड़ाते आ गया। क्यों रे मन के मैले कपटी अघोर साधु, रात को छैला बना कहां जा रहा है? वो घनश्याम है ना, जो सबको नचाता है, सब देख रहा है। इस पागल ने हमारी पूजा में पहले ही विघ्न डाल दिया। अब पहली बलि इसी की होगी। रति पकड़ो ये कलश। रक्त चादर में लिपटी रति नाम की युवती दूसरी विक्षिप्त सी लगने वाली युवती को छोड़कर वह कलशे थाम ली और उस काले लिबास में लिपटे व्यक्ति के हाथ में रक्त स्नात तलवार चमक उठती है। उसने कहा, जय काल भैरव, और दूसरे क्षण एक झटके से वह तलवार तांत्रिक उस पागल व्यक्ति के सीने के पार कर देता है। पागल व्यक्ति की एक दर्द भरी चीख उस सुनसान रात को चीर कर रख देती है और वह तड़फड़ाकर वहीं शांत हो जाता है। मैं इसे ठिकाने लगाकर आता हूं और वह काले लिबास वाला क्रूर व्यक्ति पागल व्यक्ति की लाश को घनी कंटीली झाड़ियों में ले जाकर छिपा आता है। चलो जल्दी, पूजा में देर ना हो जाए, तांत्रिक बोला। और तीनों चलते हुए आबादी से दूर उस सुनसान खंडहर में पहुंचे। उनके भीतर पहुंचते ही उलूक पक्षियों में खलबली मच गई। उनका विचित्र स्वर वहां की निस्तब्धता को तोड़ने लगा। तभी वहां अंधेरे में तीनों के ऊपर से एक वृहत्काय पंखों वाला काला पक्षी, जिसके मुख मगरमच्छ की तरह नुकीले थे, आंखें लाल चमकीली थीं, एक विचित्र स्वर करता तीनों को खंपाता निकल गया था। उस काले लिबास वाले व्यक्ति ने युवती को संकेत किया। वह दूसरी युवती को लेकर वहीं रुक गई। वह एक कब्र थी जिस पर 3 नरमुंड पड़े थे। काले लिबास वाला व्यक्ति कलश लिए वहां पहुंचा और उस नरमुंडों के पास कलश रखकर दीप जलाते हुए मंत्र बोला। मंत्र, खंजरों से खंड कर चढ़ाऊं तुझे, पंजरी सौंप रहा मैं तुझे, कुंवारे तन की गठरी। रति, क्या नाम है इस कन्या का? तांत्रिक ने पूछा। मेघा, रति ने कहा। मेघा बहुत खूबसूरत नाम है रति। ये तेरे द्वारा दी जाने वाली 4थी बलि होगी। अब इसका भी नरमुंड इन 3 बलि दिए हुए नरमुंडों में आज शामिल हो जाएगा। इतना कहकर तांत्रिक हाँ 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 ठहक कर हंसता है। रति, अब सिर्फ एक बलि और तुझे समर्पित करनी होगी। अगले महीने अमावसी रात में पिशाच देवता को और 5वीं बलि पूर्ण होते ही तुझमें ऐसी शक्तियां आ जाएगी कि तू आकाश की पत्नी रोहिणी को बलि देकर अपना खोया प्यार पा जाएगी। मुस्कुराते हुए तांत्रिक ने कहा। जय गुरुदेव, रति बोली। रति, अब मेघा को निर्वस्त्र करके इस कब्र पर लिटा दे ताकि ये प्रसाद पिशाच देवता को समर्पित किया जा सके, तांत्रिक बोला। और रति ने ऐसा ही किया। मेघा निर्वस्त्र कब्र पर लिटा दी गई। वह अभी भी विक्षिप्त अवस्था में थी। रति, चाहे कोई कोलाहल उपद्रव हो, ध्यान नहीं तोड़ना है। अब आंखें बंद करके ध्यानस्थ हो जाओ, यह तुम्हारी परीक्षा होगी, तांत्रिक ने कहा। और रति आंखें बंद करके ध्यानस्थ हो जाती है। ये पिशाचों के मालिक तांत्रिक विघ्नदत्त का यह नजराना कबूल कर। तांत्रिक के इतना कहते ही भेड़ियों की आवाजें तेज हो गई थीं। एकाएक तेज हवा का झोंका आया। तभी कब्र पर जल रहे दीपों को तांत्रिक विघ्नदत्त बुझा दिया और मेघा तड़प रही थी, चीख रही थी। तांत्रिक उसके निर्वस्त्र जिस्म को रौंद रहा था।
अब तांत्रिक ठंडा हुआ और रक्त स्नात तलवार उठाया और मेघा का सर धड़ से अलग कर दिया। मेघा की चीख अंधेरे में डूबे उस वीरान खंडहर में गुम हो गई। तांत्रिक दीप प्रज्वलित किया और अपने बाएं हाथ में मेघा का खून टपकता कटा सर लिए बोला, अब आंखें खोल रति, तेरी चौथी बलि पिशाच देवता कबूल कर लिए, अब चल चलते हैं। इधर रति घर की दीवार लांघ कर अंदर जाती है। सुबह होने को है। उसकी मां सो रही थी। रति अपने कमरे के एक तस्वीर में खो गई। जब रांची के महाविद्यालय में वह B.Com की छात्रा थी, वहीं आकाश से उसकी मुलाकात हुई थी। धीरे धीरे वह आकाश की तरफ आकर्षित होने लगी थी। हाय आकाश, कैसे हो? रति बोली। जी ठीक हूं, अपना कहो, कैसी चल रही है तैयारी? आकाश ने कहा। अभी रति कुछ जवाब देती कि तभी रोहिणी आकाश को खींचती हुई वहां से ये कहते हुए ले जाने लगी कि तुम्हें मेरा ख्याल है कि नहीं, अब हमारी शादी होने वाली है और तुम दूसरी लड़कियों को लिफ्ट दे रहे हो। रोहिणी गुस्से में दहाड़ उठी। नहीं, वो क्या, चलो जल्दी मेरे साथ। रोहिणी आकाश को अपने साथ लेकर चल दी। रोहिणी के ये शब्द रति के सीने में तीर के समान लगे थे। आकाश रोहिणी की शादी हो गई, मगर प्रतिशोध की आग में रति जलती रही। उसने अपने गांव में सुना था कि तंत्र मंत्र से किसी के हंसते खेलते जीवन को बर्बाद किया जा सकता है, और वह ऐसा करने की ठान ली। और उसे तांत्रिक बिघ्नदत्त का साथ मिला, जो एक तांत्रिक था जिस पर रति को विश्वास था कि वह उसका खोया प्यार वापस दिलवा देगा आकाश के रूप में, और वह रोहिणी को सबक सिखा के रहेगी। सूर्य 2 बांस ऊपर आ चुका था। मेघा के घर वाले लड़की के घर न लौटने से परेशान थे। बनवारी मेघा तो बहुत सहुदार लड़की है भैया, फिर ऐसी नादानी कैसे हो गई उससे? मुखिया बोला। अब वहीं जाने न जाने कहां चली गई मेघा मुखिया जी। मेघा का पिता बनवारी रो पड़ा। वक्त गुजरता गया, महीने होने को आए, पर मेघा नहीं लौटी। आज ये दिन बीतेगा और फिर अमावस की काली रात होगी। रति आज की बलि के लिए शिकार पर निकल चुकी थी। शाम होने को थी। रति की नजर रांची के माल में शॉपिंग करती रोहिणी पर पड़ी। यह सुनहरा अवसर था रोहिणी को सबक सिखाने का। वह रोहिणी के पास पहुंची, बोली, रोहिणी, आकाश का एक्सीडेंट हो गया है। इतना सुनते ही रोहिणी काट सी हो गई। लगा वह चक्कर खाकर गिर पड़ेगी। तभी रति उसे संभालती हुई अपने थर्मस का पानी उसे दी और बोली, पानी पी लो, घबराओ नहीं, मैं आकाश को अस्पताल छोड़कर आई हूं, चलो मेरे साथ। अब अंधेरा होने लगा था और रति एक ओआंटो की और रोहिणी को लेकर गांव की तरफ चल दी। उधर रति द्वारा पानी में मिलाई गई दवा रोहिणी पर प्रभाव करने लगी थी। रति ने उस सुनसान पगडंडी वाले रास्ते पर ओआंटो रुकवाया और ऑटो का किराया देकर रोहिणी के साथ निकल पड़ी। खंडहर की तरफ रोहिणी के बैग से मोबाइल फोन घनघनाने की आवाज आ रही थी। रति ने देखा फोन आकाश का था। उसने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। इधर रति रोहिणी को लेकर खंडहर में दाखिल होती है। तांत्रिक बिघ्नदत्त तैयार था। कब्र पर वहीं पहले वाले कर्मकांड कलश, दीप, रक्त स्नात तलवार वगैरह वगैरह के साथ। उल्लुकों की आवाजें सन्नाटे को चीर रही थीं। तभी बिघ्नदत्त दहाड़ उठा, नादान लड़की, ये किया तूने। एक शीलभंग युवती को ले आई, पिशाच देवांत के बलि के लिए सर्वनाश। सर्वनाश। आज अगर कुंवारी कन्या की बलि नहीं मिली तो फिर पिशाच देवता नाराज हो जाएंगे और तुझे फिर से वही कर्म करना पड़ेगा। अब क्या होगा गुरुदेव? कांपती हुई रति ने कहा। होगा क्या, तू समर्पित हो जा बलि के लिए, उसके बाद पिशाच देवता से चिरौरी गुहार करके मैं तुझे जिला लूंगा। ये कहते हुए तांत्रिक की वासनामयी नजरें चमक उठीं और रति ने कपड़े उतारने शुरू किए। भेड़ियों की आवाजें तेज हो गई थीं। तभी खंडहर के बाहर एक भेड़िया एक गीदड़ पर झपटता है। गीदड़े उस पागल व्यक्ति जिसे तांत्रिक ने मारा था कि पिंजर में भेड़िए से बचने के लिए घुसता है, मगर भेड़िए की नजर उस पर पड़ जाती है और भेड़िया उसे दबोच लेता है। गीदड़ का रक्त पाते ही उस पिंजर में हरकत आ जाती है और पिंजर अपने असली शक्ल में आकर खंडहर की तरफ निकल पड़ता है। इधर रति का जिस्म कपड़ों से आजाद हो चुका है। वह कब्र पर लेटने के लिए आगे बढ़ती है। उधर वह शैतानी रूह अपने भयानक रूप में खंडहर में दाखिल होती है। कब्र पर निर्वस्त्र रति लेट जाती है। गीदड़ों की आवाजें उस अंधेरी रात को चीरने लगती हैं और तांत्रिक ज्यों ही दीप बुझाता है और रति नग्न जिस्म से खेलने उसकी तरफ बढ़ता है। वो रूहानी साया तांत्रिक की खूनी तलवार उठाता है और एक ही झटके से तांत्रिक का सर धड़ से अलग कर देता है।
तांत्रिक की चीख उस वीरान खंडहर के वीराने में गूम हो जाती है और ओ रूहानी साया रति के नंगे जिस्म को रौंदने लगता है। रति की आंखें फट जाती हैं। उसकी चीख पूरे खंडहर को झकझोर कर रख देती है। उसकी आंखें मारे यंत्रणा के फट जाती हैं। जिह्वा मुख से बाहर को आ जाती है और साया उसे अब भी रौंदे ही जा रहा था। बड़ा खौफनाक दृश्य है। तभी अजान की आवाज सुनाई देती है। भोर हो चली थी। ये आवाज सुनते ही रूहानी साया चीखते हुए खंडहर के बाहर भाग जाता है। तब तक बेहोश रोहिणी होश में आ जाती है। वह फोन पर अपनी मुसीबत आकाश को बताती है। आकाश वहां आता है। तब तक गांव वाले भी वहां खंडहर की तरफ आकाश को जाते देखकर उधर निकल पड़ते हैं और सभी ये नजारा देखकर हतप्रभ रह जाते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, एक गांव का बुजुर्ग व्यक्ति कहता है। इस तरह एक जिंदा शैतानियत का अंत होता है। विक्की झारखंड के हटिया का रहने वाला था। वह रांची के एक कंपनी में कार्यरत था। वह कंपनी के किसी कार्य के सिलसिले में अपनी बोलेरो वैन से जमशेदपुर जा रहा था। अभी वह आधा सफर ही तय किया था कि बोलेरो वैन का टायर बोल गया। पहाड़ी सुनसान रास्ता था। सर्दी का मौसम, दूर दूर तक कहीं कोई आबादी नजर नहीं आ रही थी और गाड़ी पंचर। धीरे धीरे सूर्यास्त का समय हो चला। कोहरे ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। तभी उसे एक जीप सवारी गाड़ी आती दिखाई दी। हाथ दिया, गाड़ी रुक गई। कहिए, हम क्या मदद कर सकते हैं? आपकी जीप ड्राइवर बोला। जी, मुझे जमशेदपुर जाना था और मेरी गाड़ी का टायर बोल गया। कोई पंचर शॉप भी नहीं दिखती, विक्की ने कहा। बाबू, पंचर की दुकान तो मानो गाड़ी यहीं छोड़ दो तक तुम्हें छोड़ देंगे। दूर, यहां रुकने वाले की लाश भी नहीं मिलती। मेरी ओर यहां से निकल लो। आओ बैठ जाओ, हम कड़कपुर मार्केट है, अच्छी तरह रात कट सकती है वहां। मुस्कुराते हुए ड्राइवर ने कहा। नहीं नहीं, आप जाएं, मैं गाड़ी छोड़कर नहीं जा सकता, विक्की ने कहा। तो मरो इस सुनसान वीराने में। चल। मेरी चंपा ड्राइवर जीप के स्टीयरिंग पर हाथ मारा और चल दिया। तभी उस घने कोहरे में घुंघरुओं की आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई ढेरी गुच्छेदार घुंघरुओं को अपने पैरों में बांध रखा हो। विक्की चारों तरफ घूम घूम कर अंदाजा लगाने लगा था कि आखिर आवाज किधर से आ रही है। तभी गीदड़ों की आवाजें वहां की निःशब्दता को भंग करने लगीं और उसी समय विक्की के पीछे एक नारी स्वर सुनाई दिया। आप हमें लिफ्ट देंगे? मैं इस सुनसान रास्ते में कब की भटक रही हूं। जमशेदपुर जाना था हमें। लड़की बहुत सुंदर थी। उसका रूप घने अंधेरे में भी चमक रहा था। लंबे लहराते केश, हांसिए के जैसी आंखों की भौहें, गुलाबी पंखुड़ियों जैसे होंठ, लंबा पतला छरहरा बदन, कुल मिलाकर वह किसी अप्सरा से कम न थी। जी, मैं भी यहां कभी से पड़ा हुआ हूं। मेरी गाड़ी खराब हो गई है। मुझे भी जमशेदपुर ही जाना था। मैं क्या करूं, इस सुनसान निर्जन जगह में कोई पंचर शॉप भी नहीं दिखाई देती कि गाड़ी बनवा लूं। वाह, अजीब इत्तेफाक है। मंजिल भी एक ही और मुश्किल भी एक ही। लड़की हंसी। अपना नाम नहीं बताया आपने, विक्की ने पूछा। अरे, नाम से क्या लेना देना जनाब, ये तो पहचान के लिए होते हैं। वैसे अब आपसे क्या छुपाना, जब आपने पूछ ही लिया तो बताना ही पड़ेगा। जी, प्रेमा। प्रेमा नाम है मेरा। और आपका? जी, इस नाचीज को विक्की कहते हैं। वाह, 2.5 अक्षर का नाम आपका और 2 अक्षर का मेरा, अति सुंदर। वह सर्दी में कांप रहा था। प्रेमा करीब आई, क्यों ठंड लग रही है। और विक्की को मौका मिला और प्रेमा को उसने गले लगा लिया। प्रेमा भी उसे अपनी बाहों में कस ली। देखो तो कितनी राहत मिली है ठंडी से, विक्की बोला। अब आओ, दूरियां बंधन सब मिटा दें। मैं अभी कुंवारी हूं। ये मानवता की बात है कि हम एक दूसरे की जान बचा लें, पर इसकी भी सीमा है। मैं भी कुंवारा हूं और अभी अपने रक्त से तुम्हारी मांग भर के तुम्हें अपनी दुल्हन स्वीकार करता हूं। और विक्की अपनी जेब से चाकू निकला और उसके फल पर अपने अंगूठे को झटका दिया और तेज रक्त निकलने लगा। गीदड़ों की आवाजें तेज हो गईं। रक्त देखकर प्रेमा के होंठ कंपित होने लगे। आंखों में उसके विचित्र चमक जागृत होने लगी। वह पीछे को मुंह फेर ली। विक्की आगे बढ़ा और बोला, इधर घूमिए जनाब, क्यों मुझे इतना सता रही हैं? और प्रेमा मुस्कुराती सामने हुई और विक्की ने अपने लहूलुहान अंगूठे के रक्त से उसकी मांग भर दी और प्रेमा को अपनी बाहों में उठाकर अपनी बोलेरो वैन में ले गया। आज अपनी सुहागरात बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्यों? विक्की ने कहा। हश्र जो भी हो, लगता है आप उसके लिए पहले से ही तैयार हैं, प्रेमा ने कहा।
दीवानगी हश्र को पीछे छोड़ देती है। उसके आगे सिर्फ तमन्नाओं की मंजिल होती है जिसे वो पाना चाहता है, और गीदड़ों की आवाजें तेज हो जाती हैं। प्रेमा विक्की की बाहों में समर्पित हो जाती है। बोलेरो वैन के चारों तरफ एक काली छाया चक्कर लगा रही थी, मगर वह विवश थी। अंदर ईश्वरीय शक्तियों का प्रभाव था या कुछ और। बोलेरो वैन के अंदर मां काली की तस्वीर थी जिसमें एक नीला बल्ब जल रहा था। बाहर घूमती हुई विभत्स छाया परेशान थी। उसके मुंह से बाहर को ऊपर से नीचे निकले 2 काले लंबे दांत थे जो कंपितम लग रहे थे, शायद रक्त के प्यासे थे। आंखें लाल शोले उगल रही थीं। हाथों की अंगुलियां लंबी मगर टेढ़ी मेढ़ी मोटे नुकीले नाखूनों वाली थीं। सफेद लंबी लहराती केश उसे और भयावह बना रही थी। वह इतनी बेचैन थी कि लग रहा था बोलेरो वैन की खिड़की वाले शीशे तोड़कर अब अंदर दाखिल हो जाएगी। प्रेमा और विक्की एक दूसरे में समाये हुए वक्त की दरियां पार होकर सो गए थे। सुबह हो चली थी विक्की को। प्रेमा ने जगाया। उठिए जनाब, कपड़े वगैरह तो ठीक कर लीजिए, सुबह हो गई है। विक्की फिर प्रेमा को बाहों में भर लिया। क्या कर रहे हैं, छोड़िए ना, कोई देख लेगा। प्रेमा अलग होना चाहती थी मगर हो न सकी। देखने दो, अपनी तिजोरी खोलने में डर कैसा। और विक्की ने चुंबनों की झाड़ियां लगा दी। तब तक कंपनी की दूसरी वैन मैकेनिक के साथ आ गई थी। नया स्टेपनी टायर मैकेनिक ने डाले और विक्की प्रेमा के साथ जमशेदपुर पहुंचा। दोनों अभी होटल झिलमिल उतरे ही थे कि एक तांत्रिक प्रेमा को मुस्कुराते हुए घूरे जा रहा था। विक्की ने ऐसा करते देख लिया, बोला, ये तांत्रिक बाबा, ये क्या है? क्यों डरा रहे हो मेरी दुल्हन को? ओम कालिंदी गुलक्ष फट स्वाहा। इस डायन को तू दुल्हन कहता है, मूर्ख। यह सर्पिणी की भांति तेरे गले का हार तो बन गई है, पर वो दिन दूर नहीं जब तुझे यह डसकर मार डालेगी। ओम कालिंदी गुलक्ष फट स्वाहा, इधर आ। प्रेमा को बोलेरो में बिठाकर विक्की पैदल तांत्रिक के पास पहुंचा। कहिए बाबा। नादान मत बन, खूबसूरती के हिरण्यमय ढक्कन को उलट कर देख, फिर तुझे वह खौफनाक चेहरा दिख जाएगा। बाबा, क्या सच में प्रेमा ही डायन है? नहीं, उसका भी एक परिवार था, खुशियां थीं। पिता तो स्वर्ग सिधार गया था, मगर मां थी जिसे इसकी शैतानी आवेश ने मार डाला। वह जब 10 वर्ष की बच्ची थी और तपती चिलचिलाती धूप में जामुन फल के लिए बगीचे में गई, वहां जामुन इसकी पहुंच से दूर थी। यह जामुन के लिए मचल रही थी तो एक वृद्ध औरत का रूप धारण करके आसनी डायन आई और प्रेमा को जामुन तोड़कर दी। बोली, पुत्री, मैंने तुझे जामुन दिया, तुम मुझे जो मांगोगी दोगी या नहीं? जरूर दूंगी दादी, मांग कर तो देखो। तेरी जब शादी होगी तो अपने पति का रक्त हमें पिलाएगी। वादा कर, तू मेरा काम करेगी और मैं तुझे अपने जैसी शक्तिशाली बना दूंगी। और तब से वह साए की तरह प्रेमा में समाहित है। ओम कालिंदी गुलक्ष फट स्वाहा। ये ले, यह अभिमंत्रित माला गले में डॉल ले। तेरी जान को भी खतरा है। और बाबा की दी हुई माला गले में डालते हुए विक्की बोला, बाबा, इसका निदान है ना? कल अमावासी रात को इसे तुम मेरे पास वीणाल कुटिया पर लाना, सब ठीक हो जाएगा। यहां हर कोई जानता है जागेश्वर तांत्रिक की कुटिया को। अब मैं चलता हूं। ओम कालिंदी गुलक्ष फट स्वाहा। और तांत्रिक वहां से चल दिया। विक्की प्रेमा के पास पहुंचा। प्रेमा बोली, आप उस साधु से क्या बातें कर रहे थे? कुछ नहीं, बस यूं ही था, बड़ा मजेदार साधु और रुक गया वहां। चलो होटल चलते हैं। दोनों बुलेरो वैन के साथ होटल में दाखिल हुए। काउंटर से कमरा नंबर 13 की चाबी मिली और दोनों खाए पिए और कमरे की तरफ बढ़ चले। तभी प्रेमा कुछ बदली बदली सी नजर आने लगी। उसे वह डायन होटल की गैलरी में साफ दिखने लगी थी। एक प्रेत अट्टहास सुनाई दिया और 2 लाल सुर्ख आंखें विक्की और प्रेमा की तरफ बढ़ने लगी थीं। और एक झटके से प्रेमा के लिए विक्की कमरा नंबर 13 के ताले को खोलने लगा था। तभी आसनी डायन विक्की पर खौफनाक रूप अख्तियार करके टूटना चाहिए, मगर यह क्या? डायन के मुख से भयानक दर्द भरी चीख निकली और वह भागी जैसे अग्नि में उसका जिस्म उबल गया हो। जागेश्वर तांत्रिक का ताबीज शायद काम कर गया था। दोनों रूम नंबर 13 में अंदर आए और दरवाजा बंद किए। विक्की उसे बाहों में भरते हुए बोला, क्यों आज कुछ मलिन सा दिख रहा है? ये रोशन चाह, बात क्या है जनाब? प्रेमा की आंखें छलक उठी। इससे पहले वह कुछ कहती कि विक्की ने उसका मुख अपनी हथेली से ढक लिया और बोला, कुछ कहने की जरूरत नहीं,
मैं सब जान चुका हूं। अब बस अमावस का इंतजार है। प्रेमा फिर दुख की रात ढल जाएगी और खुशियां ही खुशियां होंगी। दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले सो जाते हैं और जो घटित होता है वो कल्पनाओं से बाहर था। हाथों में रक्त रंजित खंजर लिए एक काली खौफनाक साया, जिसकी दहकती आंखें सुर्ख लाल शोले के समान थीं और हाथों के टेढ़े लंबे मोटे नाखून थे। उसके मुंह से लार की जगह रक्त टपक रहा था। उनके बेड के चक्कर लगा रही थी। पर यह क्या? यह तो दुल्हन प्रेमा है। डायन के शक्ल में चक्कर लगा रही है और विक्की की बाहों में वही सफेद बालों और मुंह से बाहर निकले लंबे काले दांतों वाली आसनी डायन पड़ी है। मारे गुस्से में प्रेमा की पिशाची गुर्राहट बढ़ सी गई थी। तभी विक्की जग जाता है और अपने ऊपर खंजर लेकर झुकी ही प्रेमा को देखता है और उठने की कोशिश करता है। मगर यह क्या? वह तो किसी के बेजान हाथों के बोझ तले दबा है और जब उधर देखता है तो वह चीख मारकर अचेत हो जाता है। प्रेमा आज फिर उसे जगाती है। रात का वाकया वह उसे नहीं बताता है। उसे इंतजार है रात होने का। आज अमावस है, अमावासी। रात का घना अंधेरा सघन होता जा रहा था। बोलेरो वैन वीणाल कुटिया पर पहुंची। विक्की प्रेमा उतरे, कुटिया की तरफ बढ़े। ओम कालिंदी गुलाक्ष फट स्वाहा, तांत्रिक जागेश्वर बोला। वह अपने 4 सहायक तांत्रिकों के साथ हवन कुंड में प्रज्वलित अग्नि में मांस की आहुति दे रहा था। चिरांद दुर्गंध से वातावरण बोझिल हुआ जा रहा था। तांत्रिक बोला, विक्की, अब प्रेमा से कहे कि वह निर्वस्त्र होकर यहां बैठ जाए। हम भोग लगाएंगे उसका देव को। ओम कालिंदी गुलाक्ष फट स्वाहा। यह क्या बदतमीजी है? मैं ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा। यह मेरी दुल्हन है। दुल्हन तेरी है, मगर सुहाग रात हम मनाएंगे। ये कल्लू विनाश पिनाक तिवारी, इसके वस्त्र उतारो। ज्यों ही चारों आगे बढ़े, विक्की भीड़ गया चारों से। दोनों तरफ से पैर घुसे चलने लगे। विक्की मारते हुए चारों को धकेल दिया। अब जागेश्वर प्रेमा की तरफ बढ़ रहा था। विक्की उस पर पिल पड़ा और उसकी धुलाई करने लगा। तभी कल्लू पिनाक विनाश तिवारी उसे पकड़ ली। बांध दो इसके पैरों को और कुछ दूर फेंक दो, तांत्रिक जागेश्वर बोला और सबने उसके पैर बांधकर कुछ दूर रखाएं। अब चीरहरण शुरू हुआ। प्रेमा निर्वस्त्र हो चुकी थी। तांत्रिक उसके पैरों को मोड़कर अपनी हवस ज्यों ही मिटाने जाता है, तभी वहां एक चमकती रोशनी होती है और आसनी डायन खौफनाक रूप धारण करके तांत्रिक जागेश्वर पर अपने भरपूर पंजे का प्रहार करती है। वह दूर गिरता है और प्रेमा अपने वस्त्र ठीक करती है और विक्की की तरफ भागती है और उसकी पैरों की रस्सियां खोल देती है। अब आसनी डायन तांत्रिक के गर्दन में अपने लंबे नुकीले दांत चुभाकर रक्तपान कर रही है। वह चीखता है, उसके साथ ही भाग खड़े होते हैं। तभी विक्की तांत्रिक जागेश्वर का गड़ा त्रिशूल उखाड़ता है और रक्त पीती आसनी डायन के हृदय भाग में त्रिशूल मार देता है। डायन छटपटाकर चीखती हुई तांत्रिक जागेश्वर के ऊपर गिरती है और तड़फड़ाकर शांत हो जाती है। एक चमकती हुई अजीब सी चीज फिजा में धुएं सी बिखर जाती है। इस तरह प्रेमा पर बचपन से प्रभाव जमाए खौफनाक आसनी डायन का अंत हो जाता है। प्रेमा और विक्की एक दूसरे की बाहों में समाये हुए मुस्कुरा रहे थे। यह कहानी दिल्ली से लगे यूपी का जिला गाजियाबाद से ताल्लुक रखती है। अपनी बाइक पर खालिद अफसरी को बिठाए हंसी खुशी जा रहा था। लीजिए, आपका ऑफिस तो आ गया हुजूर। मुझे तो अभी चांदनी चौक पहुंचने में न जाने कितने सैर करने पड़ेंगे। अफसरी को बाइक से उतारते ही खालिद बाहों में कसकर उसके माथे को चूमने लगा था। छोड़ो जनाब, किसी ने देख लिया तो? अफसरी ने कहा। तो क्या हुआ, देखने दो जान। हम तुम राजी तो क्या करेगा काजी? खालिद मुस्कुराते हुए बोला। उस दिन दोनों अति प्रसन्न थे। एक खूबसूरत लड़की हाईवे पर खड़ी मोबाइल सेट से किसी से बातें करती हुई। खालिद, आज मैं कश्मीरी गेट तुम्हारा इंतजार करूंगी। ड्यूटी से छूटना तो बाइक लेकर वहीं आना, हम लाल किला घूमने चलेंगे। आ जाऊंगा मेहरबा, आपके लिए तो जान हाजिर है। सूरज ढल चुका था, अंधेरा अपना प्रभाव दिखाने लगा था। तभी एक सवारी रहित ऑटो आया। लड़की ने हाथ दिया, ऑटो रुक गया। कश्मीरी गेट अफसरी ने कहा। चालक अफसरी को लेकर चल पड़ा। न जाने क्यों अफसरी को मिचली का आभास होने लगा था। वह चालक से पानी का आग्रह करने लगी। चालक ने ऑटो रोका और पानी के लिए चला। तभी चालक का मोबाइल सेट घनघना उठा। चालक फोन रिसीव किया। उधर से भारी भरकम आवाज आई। क्यों बे,
कोई तितली फंसी कि नहीं? फंसी है बॉस, बहुत जल्द आपको पेश करूंगा उसे। चालक पानी में कुछ मिलाया, शायद नशायुक्त कोई पदार्थ रहा होगा। पानी अप्सरी तो पी ली, मगर कुछ ही देर में अपना सर पकड़कर ऑटो के पिछली सीट पर अचेत पड़ गई। ऑटो पुराने कब्रिस्तान के भीतर रुक गया। चालक अभी उतरा ही था कि कब्रिस्तान के अंधेरे से वही भारी भरकम आवाज सुनाई दी, ये ले अपना पैसा। और धाए धाए 2 गोलियां निकली उस क्रूर हैवान के रिवॉल्वर से और एक झकझोर देने वाली चीख निकली। ऑटो चालक के मुख से वह कटे वृक्ष की तरह गिरा और तड़फड़ाकर वहीं कब्रिस्तान में शांत हो गया। अपनी रिवॉल्वर अपनी पॉकेट में रखता हुआ वह हैवान ठठाकर हंसा। तांत्रिक विशंभरनाथ गजियावाद वाला कहते हैं मुझे। हैवान भी मेरे सामने नतमस्तक हो जाता है। तब तक अप्सरी होश में आ चुकी थी। वह अपनी नजरें दौड़ाई। या खुदा, हम यहां कैसे? यह तो पुराना कब्रिस्तान है। वह ऑटो से उतर कर भागना चाहिए, मगर उस जिंदा हैवान के निगाहों से बच नहीं पाई। उसके सारे कपड़े बदन से खींच लिए गए। वह छटपटाती रही और हैवान उसके नंगे जिस्म को रौंदता रहा। तांत्रिक विशंभरनाथ अब शांत हो चुका था। वह उठने की कोशिश की, मगर उठ नहीं पा रही थी। तभी तांत्रिक के खड्ग का एक ही वार उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दिया था। गीदड़ों की आवाजें उस भयानक रात को और भयावह बनाने लगी थीं। हवा चलायमान होने लगी थी। तांत्रिक चालक और अप्सरी दोनों को वहीं दफना दिया। इधर 2 रोज से तपसरी की तलाश जारी थी। खालिद रात दिन अपनी बाइक लेकर उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था। बेटा खालिद, कुछ खा ले। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? सब खुदा का करम है बेटा, वो जहां होगी सलामत होगी बेटे। सलमा बेगम बोली। नहीं अम्मा, तपसरी किसी मुसीबत में है। मुझे कल ख्वाब में वो दिखाई दी थी। बड़ा बुरा ख्वाब था, खालिद बोला। और खालिद अपनी बाइक से आज सुबह अप्सरी की तलाश में निकला था। मगर वो क्या, जनता था आज उसका भी जनाजा निकलेगा। उसकी बाइक पुराने कब्रिस्तान के पास एक ट्रक से टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और खालिद का इंतकाल हो गया। कह रही थी मेरे बेटे कुछ खा ले, अपनी सेहत का ख्याल कर, पर नहीं माना। शाम सुबह बस एक ही नाम, अप्सरी अप्सरी। सलमा बेगम का रो रो कर बुरा हाल था। शाम को जनाजा निकला खालिद का और पुराने कब्रिस्तान में उसे खा के सुपुर्द कर दिया गया था। शाम ढल चुकी थी। अंधेरी रात अपनी चादर बिछाए जा रही थी। वीणा अपने मोबाइल सेट पर बार बार समय देखती जा रही थी। उसे दिलशाद गॉर्डन जाना था। वह गजियावाद के ही एक ऑफिस में काम करती थी। इत्तफाकन आज एक भी ऑटो सड़क पर नहीं दिख रहे थे। आसमान में लगातार बिजली कौंध रही थी। लग रहा था अब बरसात हो जाएगी। उसने एक बार फिर समय देखा। रात के 12 बजने को थे। वह और परेशान हुई जा रही थी। तभी एक अजीब विलक्षण खुशबू का उसने आभास किया, जैसे खुशबू लिए कोई हब्बा का झोंका उसके तन मन को छू गया हो। अभी वह एकाएक आई इस खुशबू पर विचार कर ही रही थी कि सामने से एक तेज रफ्तार बाइक आई और उसके करीब आकर रुक गई। बाइक सवार काले लिबास में था। जी, मुझे दिलशाद गॉर्डन जाना है, वहां तक लिफ्ट दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, वीणा बोली। बाइक सवार केवल हामी के रूप में सिर हिलाया, कुछ बोला नहीं। वीणा बाइक सवार के पीछे बैठ गई। बाइक चल दी, मगर यह क्या? वही चंद लम्हे पहले वाली महसूस की गई खुशबू उस बाइक सवार व्यक्ति के जिस्म से आ रही थी। यह सब महसूस करके वीणा के जिस्म में सिहरन दौड़ गई। वह इस बारे में अभी सोच ही रही थी कि बाइक सवार व्यक्ति बाइक एक कब्रिस्तान के भीतर घुसा चुका था। कौन हो तुम, बोलते क्यों नहीं? वीणा बोली। मरा व्यक्ति नहीं बोलता, वह सिर्फ छलता है, बेवकूफ लड़की। वह सामने कब्र देखो, वह मेरी है। कल ही तो मिट्टी दी गई है मेरी। कल सुबह बाइक एक्सीडेंट में मेरी मृत्यु हुई थी और शाम को मुझे सुपुर्दे खाक कर दिया गया था। नहीं नहीं, मुझे नहीं आना चाहिए था। तुम्हारे साथ मैं छली गई हूं।